10-12 बड़े मामले। बड़े मामले बड़े मतलब कि बड़े लोग शामिल हैं या बड़े मामले का मतलब एरिया बड़ा है? एरिया बड़ा है, यानी बेतहाशा पेड़ कटे हैं। यानी ठीक है, बड़ा आदमी बड़ा एरिया कह करे। सकते हैं आप, बड़ा आदमी बड़ा एरिया कह सकते हैं। बड़ी छोटा बात है, एरिया, ये बीजेपी की तारीफ बनती है फिर इस मामले बिल्कुल में। 101%। कौन सा कानून लगेगा? पेड़ है, न कटे पेड़, अवैध खनन न हो और अवैध प्लॉटिंग न हो, बात हो गई खत्म। उसमें कौन से कानून पढ़ने की जरूरत है? उसको उस जगह पर जमीन बेचनी है, मकान खड़े करने हैं और अरबों रुपये कमाना है। जो पेड़ कट रहे हैं वो, बिल्कुल जहां पर अवैध प्लॉटिंग हुई है वो, जी, जहां अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो, बिल्कुल। उसमें है कोई सफेद पोश बड़े अधिकारियों के नाम कुछ दिए हैं आपने लेखा जोखा? हमारा एक्शन बहुत कॉन्क्रीट और बहुत ही अंगद के पैर की तरह है और हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये पैर हाई कोर्ट तक भी जाएगा फिर? कहीं तक भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। पार्टी से कुछ कहा गया आपको कि भाई इतना मत करिए जुगरान जी, आप बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं? पता चला सत्ताधारी दल से जुड़े बड़े नाम, मसूरी मसूरी में अपने आप जी, जी। हैवी वेट मंत्री गणेश जोशी वहाँ आते हैं, और ये तो माना जाता है कि मसूरी में गणेश जोशी पत्ता भी हिल नहीं सकता। मतलब उन वीडियो देख रहा था, वो गढ़वाली में था। और मंत्री, वो पेट्रोलियम मंत्री के लिए बनाया आपने कि नितिन गडकरी जी के लिए बनाया, समझ नहीं आया, लेकिन वो गढ़वाली समझ पाएंगे। आपने एथेनॉल पर सवाल उठाया। 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी जो अलग अलग दलों के हैं वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच हमने देखा कि न केवल सत्ताधारी दल भाजपा बल्कि कांग्रेस के भी वो दावेदार। एक अच्छी बात ये लग रही है कि नेताओं ने अब अपने क्षेत्र में धरातल पर उतरना शुरू कर दिया है और आवाज उठानी शुरू कर दी है। चाहे वो बुनियादी सुविधाओं का मसला हो, सड़क बिजली पानी हो, या फिर एजुकेशन का हो, या फिर रोजगार का हो, या लंबे समय से लंबित चल रही योजनाएं जो कि सरकार द्वारा धरातल पर उतारी नहीं जा रही है, उन पर भी सवाल उठाने शुरू हुए हैं। तो क्या एक बदली हुई राजनीति जो 2027 के विधानसभा चुनाव में हम देख सकते हैं कि एक वो जो ट्रेडिशनल प्रत्याशी आ जाते हैं, राजनीतिक दल टिकट दे देते हैं और वो मुद्दे वही घिसे पिटे, क्या बदलते दौर में अब मुद्दे भी बदल रहे हैं? पिछले दिनों हमने देखा मसूरी विधानसभा में रविंद्र जुगरान जो कि राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, वो लगातार मैदान में उतरे हुए हमें दिखाई दिए। मसूरी से नीचे पहाड़ियों में वो जल स्रोतों का मसला हो, अवैध कंस्ट्रक्शन हो, पेड़ कटान का मुद्दा हो, सड़कों का बाधित होना, गांव के लोगों की दुर्दशा हो, वो सब कुछ कैमरे पर वो लोगों को दिखाते रहे। आज मेरे साथ मौजूद हैं रविंद्र जुगरान। जुगरान जी, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा ये है, मैंने देखा मसूरी की तलहटी में गए, वहां बांज के पेड़ कट रहे थे। दर्जनों पेड़ मुझे दिखाई दिए आपके कैमरे में जो कटे हुए थे, और कहीं पर अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पर रास्ते गिर रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ नीचे प्लॉटिंग चल रही है। तमाम चीज़ें आपने दिखाई। लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं। कुछ कार्य हुआ वन विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हुई तो बताइए हमारे दर्शकों। जितना हमने 2-2.5 महीने मसूरी में भ्रमण करने के पश्चात वनों का कटान हो, और वन भी कैसे, बांज के पेड़ जो जल को सोखते हैं और जल संचय करते हैं, जो हमारे जल स्रोतों के मेन आधार हैं, स्तंभ हैं, बुनियाद हैं, बांज के पेड़ों का कटान, ठीक। और कहीं पर आरक्षित वन क्षेत्र, कहीं पर चारागाह की भूमि, ठीक। उसके अलावा मतलब मसूरी डिग्री कॉलेज, जो मसूरी एमपीजी कॉलेज है सन 60 के दशक का, उसके नीचे जो है बांज के पेड़ों का कटान। तो ऐसा आपका कोलू खेत, जिसको हम टोल टैक्स भी बोलते हैं, मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, उसके 15 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस पर, यानी कि हवाई क्षेत्रफल पर बड़ा भारी नुकसान फॉरेस्ट को हुआ है, वन संपदा को हुआ है। जब वन संपदा को नुकसान होता है तो जल स्रोत समाप्त हो जाते हैं। जल स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो वीरान हो जाता है, वीरानी छा जाती है, बंजर हो जाता है, उचाट हो जाता है, तब बादल फटने की घटनाएं होती हैं। गत वर्ष मसूरी विधानसभा
क्षेत्र में या उससे लगे हुए क्षेत्र में बादल फटने की बहुत घटनाएं हुई। कुछ नोटिस में आ गई क्योंकि वो आबादी क्षेत्र में थी, कुछ नोटिस में नहीं आ पाई क्योंकि वह आबादी क्षेत्र शून्य था। तो हमने इन सब चीज़ों को कंपाइल किया, बाकायदा अपने लेटर हेड पे प्रमुख सचिव वन उत्तराखंड शासन श्रीमान सुधांशु जी को हम मिले और हमने उनसे कहा कि सचिवालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल नाश हो रहा है, वन कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और विलुप्त प्रजाति के पेड़ भी कट रहे हैं। और ये सब धंधा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो कुछ नेता, कुछ अधिकारी, कुछ नौकरशाह, कुछ बिल्डर, कुछ पूंजीपति और इन सब का निचोड़ होता है कि सिस्टम का माफिया मिल के उन जगहों पर पेड़ इसलिए काट रहा है, पहाड़ इसलिए काट रहा है कि उसको प्लॉटिंग करके जमीनों का धंधा करना है, क्योंकि उसने बहुत पहले वहाँ जमीनें खरीद ली कौड़ियों के भाव। अब उसको उस सुंदर प्रकृति के नज़दीक, प्रकृति के संरक्षण में जो जगह है, जो मनमोहक है, जो आँखों को देखने में बहुत अच्छी लगती है, उसको उस जगह पर ज़मीन बेचनी है, मकान खड़े करने हैं और अरबों रुपये कमाना है। तो वहाँ ऐसा फॉरेस्ट लैंड पर पेड़ कट रहे हैं, खदान हो रहा है, पहाड़ियाँ कट रही हैं और पहाड़ियाँ भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कट रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो उन्होंने इमीडिएटली, मैंने उनको जो प्रत्यावेदन दिया प्रमुख सचिव वन उत्तराखंड शासन को, उन्होंने उसमें गढ़वाल मंडल के जो मुख्य वन संरक्षक हैं, इस समय धीरज पांडे जी हैं, उनको एक टाइम बाउंड इंक्वायरी करने, धरातल पर जांच करने के लिए लिखा और इसकी एक कॉपी हॉफ को भी प्रतिलिपि दी। कब तक होगी वो जांच, समय क्या है? तो उनके लिखने के बाद जो है हम मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल श्रीमान धीरज पांडे जी से मिले और उन्होंने हमको अवगत कराया कि शासन ने जो जांच दी है हमने उसको स्टार्ट कर दिया है। और उनके यह कहने के बाद मुझको मसूरी क्षेत्र के और रायपुर क्षेत्र के रेंज ऑफिसर्स, रेंजर्स, डिप्टी रेंजर्स ने वहीं फॉरेस्ट मुख्यालय पे मुझसे जानकारियां हासिल करी, मेरे साथियों से जानकारी हासिल करी, हमने उनको अपडेट किया। जिस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं हुए उस पर हमने एग्रेसिव स्टैंड भी लिया और हम जो है मुख्य वन संरक्षक जो धीरज पांडे जी हैं उनसे कम से कम आधे घंटे, पौना घंटा हमने चर्चा करी वन मुख्यालय पे। पांडे जी ने हमको समस्त वन कानूनों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा देखिए इस पे ये कानून लगेगा, इस पे ये कानून लगेगा, इस पे ये कानून लगेगा। और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो भी इशू टेकअप किए हैं हमने उसको सीरियसली उसकी जांच को परस्यू कर ले हैं और हम जितने एग्जिस्टिंग कानून हैं उत्तराखंड में या भारत सरकार के या उत्तर प्रदेश के ज़माने के, सबको देख के आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं एंड हम रिजल्ट्स जरूर लाएंगे। लेकिन हम जांच के उपरांत ही इस संदर्भ में कुछ कहेंगे, क्योंकि हमने उनसे कहा कि साहब जरूरी। हाँ, मेरा एक सवाल है, हाँ। कौन सा कानून लगेगा? पेड़ है, न कटे पेड़, अवैध खनन न हो और अवैध प्लॉटिंग न हो, बात हो गई खत्म। उसमें कौन से कानून पढ़ने की जरूरत है? हाँ, आपकी बात जो कह रहे हैं वही हमने भी उनसे कहा, लेकिन उन्होंने हमको विस्तार से 3-4 जो कानून हैं जो हर अलग अलग तरह की लैंड्स पे लगते हैं। खिचड़ी घुमानी ऐसा नहीं है। जो मुख्य वन संरक्षक हैं मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं। जब डीजीपी सिद्धू ने वीरगिर वाली जमीन को जो फॉरेस्ट की थी अनअधिकृत तरीके से कब्जाया भी और काटा भी, पेड़ भी काटे, तो उस समय भी डीएफओ थे इस समय जो पांडे जी हैं, जो अब मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल हैं, इन्होंने स्टैंड लिया था मजबूती से। भले ही अकेले पड़ गए, फॉरेस्ट के आईएफएस ऑफिसर्स ने इनकी मदद नहीं करी, एसोसिएशन ने मदद नहीं करी, गवर्नमेंट ने भी बहुत मदद नहीं करी, हम लोग इनकी मदद में खड़े हुए, कोर्ट्स भी गए, तो उन पे हमें विश्वास है कानून के दायरे में रहते हुए। उस मामले में तो जीत मिली थी आपको, वो एक अच्छा उदाहरण है। इसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे अपराइट ऑफिसर्स जो उत्तराखंड की वन संपदा को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। एक बार
शायद प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट शायद आ गई है प्रिलिमिनरी, लेकिन वो अभी प्रिलिमिनरी है, प्रारंभिक है। जो कुछ दिख रहा है, कुछ आप तक पहुंची? कुछ है उसमें, और मुख्य जो मेन जांच जो है वो अगले सप्ताह, एक हफ्ते बाद आ जाएगी, तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगर हम उससे हाँ, जांच क्या क्या हो रही है? जो पेड़ कट रहे हैं वो, बिल्कुल जहां पर अवैध प्लॉटिंग हुई है वो, जी, जहां अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो, बिल्कुल। उसमें है कोई सफेदपोश बड़े अधिकारियों के नाम कुछ दिए हैं आपने लेखा जोखा? अभी तो जांच इस बात की हो रही है कि पेड़ कहाँ कहाँ कटे, क्या वो फॉरेस्ट लैंड थी, अगर फॉरेस्ट लैंड थी या नहीं थी, या वो प्राइवेट लैंड थी, या वो आरक्षित वन क्षेत्र था, या वो चारागाह की भूमि थी, या वो राजस्व की ज़मीन थी, किसकी ज़मीन थी। हमने उनसे यही कहा, हम तो इतना जानते हैं वो ज़मीन जिसकी भी रही हो, लेकिन पेड़ कटे हैं, तो उन्होंने उसी के हिसाब से लॉज बताए। तो हम जो भी जांच रिपोर्ट आती है, हम उससे कितना संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, हमारा एक्शन बहुत कॉन्क्रीट और बहुत ही अंगद के पैर की तरह है, और हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये पैर हाई कोर्ट तक भी जाएगा फिर? कहीं तक भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। ये पैर जब हमने बिल्कुल जमा दिया है, तो ये पैर न्याय के लिए, अपनी फॉरेस्ट वन संपदा को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इस नजीर स्थापित हो, इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। कितने मामले होंगे जुगरान जी? मतलब कुछ काउंट कर सकते हैं आपके पेड़ कटने के, अवैध प्लॉटिंग के, क्या कितने होंगे? अभी तो हमने देखिए उनको जो पेड़ कटने के हैं या अवैध प्लॉटिंग के हैं, वो लगभग 10-12 बड़े मामले दिए हैं। 10-12 बड़े मामले। बड़े मामले मतलब कि बड़े लोग शामिल हैं, या बड़े मामले का मतलब एरिया बड़ा है? एरिया बड़ा है, यानी बेतहाशा पेड़ कटे हैं। यानी बड़ा आदमी बड़ा एरिया करे। कह सकते हैं आप, बड़ा आदमी बड़ा एरिया कह सकते हैं, बिना सफ़ेद पोशों के और बिना क्या कहते हैं नेताओं के, अधिकारियों के और नौकरशाहों के संरक्षण के बिना माफिया क्या है? कौन है माफिया? माफिया जिसको बोलते हैं आप, उसको एक तंत्री तो पनपा रहा है, तंत्री माफिया बन गया है। तो एक व्यक्ति की या एक समूह की क्या बिसात है कि वो जो है इतना डिस्ट्रक्शन कर दे। जब तक संरक्षण नहीं होगा तब तक जो है डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, इतना भारी तादाद में पेड़ों का कटान नहीं हो सकता। मसूरी पर्वतों की रानी है और हमें उसे बचाना है। ये उत्तराखंड के लिए एक सैंपल साइज होगा और ये पूरे हिमालय के लिए है। तो हम कमिटेड हैं और हम किसी भी सीमा तक न्याय के लिए ज़रूर जाएंगे। ये क्या आपने पार्टी से कुछ कहा गया आपको कि भाई इतना मत करिए जुगरान जी, आप बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं? पता चला सत्ताधारी दल से जुड़े बड़े नाम, मसूरी में अपने आप हैवी वेट मंत्री गणेश जोशी वहाँ आते हैं, और ये तो माना जाता है कि मसूरी में गणेश जोशी पत्ता भी हिल नहीं सकता। मतलब उन भाई एकाधिकार है, लगातार विधायक रहते आ रहे हैं, इस समय मंत्री भी हैं, लंबी उनकी राजनीति है। तो क्या पॉलिटिकल मंच पर भी कुछ कहा गया आपसे कि जरा हल्का हाथ रखिए? आपने तो बिल्कुल मशाल जला ली, अब आप कह रहे हैं हाईकोर्ट तक भी जाएंगे, पता नहीं कितने लोग लपेटे में आएंगे मसूरी कांड में। देखिए ऐसा है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जब मैंने 500 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली, उस समय 500 करोड़ मुझे लगता था, समाज कल्याण के छात्रवृत्ति घोटाले को पीआईएल में हाई कोर्ट में करी, और वो उजागर होते 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 उसमें 100 इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एफआईआर हुई, दर्जनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई। तो शुरू में तो हम सोचते थे यार 2, 4, 5, 10 लोग होंगे, लेकिन जब उसका दायरा बढ़ा 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 और हाई कोर्ट का डंडा चला 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 तो कोई नहीं बचा। उसके तार तो कहाँ जुड़ गए। उसमें तो अब ईडी भी एक्टिव है पिछले 4 साल से, और इनकम टैक्स भी एक्टिव है, तो उसमें नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मैं बिल्कुल आउटराइटली बोलूँगा, आज तक मेरी कम से कम 26 या 27 जनहित याचिकाएं रही हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो नैनीताल हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन मैं ये फ़ख्र और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कभी मुझको इन सब कामों में एक फ़ोन कॉल करके भी किसी ने, ये मैं ईश्वर की कसम खा के कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति ने भी ना रोका, ना टोका, ना अड़ंगा लगाया, ना हिंट दी, ना दबाव बनाया, कभी नहीं बनाया। ये मैं, सूर्यदेव ऊपर हैं इस समय, 12:30 बज रहा होगा, बरसात है इस समय, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं उनकी शपथ खा के ये बात कह रहा हूँ आपको कि ये कभी रोका टोका नहीं। अब ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये बीजेपी की तारीफ बनती है फिर इस मामले में। 101% आप कह सकते हैं कि इसमें बीजेपी की तारीफ बन सकती है, और क्योंकि रवीन जुगरान भी
मैदान में डटा हुआ है, तो इसलिए उनको ये मालूम है, पार्टी को ये मालूम है कि रविंद्र जोगरान स्टेट के लिए कर रहा है, व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा है, चोरों को एक्सपोज करने के लिए कर रहा है, गड़बड़ी के खिलाफ कर रहा है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए वो मुझे कभी रोका टोकी या साइलेंटली कोई इशारा तक नहीं करते। ये मेरे लिए फख्र की बात है। बहुत अच्छा। मेरा एक आखिरी सवाल है, आज एक आपका वीडियो देख रहा था, वो गढ़वाली में था और मंत्री, वो पेट्रोलियम मंत्री के लिए बनाया आपने कि नितिन गडकरी जी के लिए बनाया, समझ नहीं आया, लेकिन वो गढ़वाली समझ पाएंगे। आपने एथेनॉल पर सवाल उठाया। देखिए, मैंने अभी डायरेक्टली किसी चीज पे सवाल नहीं उठाया। एथेनॉल तो नहीं कहा आपने, लेकिन माइलेज गिर गया आपका। मैं बताता हूँ, मैंने अपने वीडियो में स्पष्ट कहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी जो फाउंडर्स थे इसके, है ना, और इवन आडवाणी जी और अटल जी के पीरियड तक भी और अभी भी यही वो है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी है। राष्ट्र की जनता, राष्ट्र के हित सर्वोपरि हैं। राष्ट्र में रहने वाली 140 करोड़ जनता ही जनार्दन है। उसके इंटरेस्ट पे बात करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी। मैंने आज जो अपना वीडियो पोस्ट डाला उसमें यही बोला गढ़वाली में, अपनी दूध बोली भाषा में, कि कुछ समय से मेरे को ये महसूस हो रहा है, जो कि वास्तविकता है। ये भी मैं भगवान जी को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ। मुझे बड़ा, मैंने अभी 10 दिन पहले पेट्रोल भराया, उससे 10 दिन पहले तो मैंने सोचा कि शायद डीजल भराया मैं गाड़ी का, लेकिन मैं तो डीजल भरा रहा हूँ। डीजल में तो नहीं होना चाहिए डीजल। है आपका? हाँ, लेकिन मेरा तो डीजल में, मेरी तो पेट्रोल गाड़ी ही नहीं है, मेरी तो डीजल गाड़ी है, लेकिन मुझे लगा उसमें भी माइलेज कम हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा, आपने ये डीजल में क्या हो रहा है ऐसा? अब मैं अपने पेट्रोल पंप जहाँ से मैं पुलिस लाइन से भराता हूँ, हमेशा उनसे ही पूछूंगा कि भाई पेट्रोल का तो मान सकते हैं कि सभी का हो रहा है, लेकिन मेरे तो डीजल में भी हो रहा है। अब मुझे तो अब ध्यान आया कि मेरी डीजल गाड़ी है, तो समथिंग फ्लशी, या तो पेट्रोल पंप में कुछ गड़बड़ हो रही है या मेरी गाड़ी में गड़बड़ है, लेकिन पेट्रोल का इशू तो फिर भी है। एथेनॉल, चलो इसी बहाने आपकी समस्या तो आ गई। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही रास्ता सुधारना है, और अगर हमारी ये केवल आशंका या शंका है, इसका समाधान भी भारत सरकार को ही करना है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज एन अवेयर पॉलिटिकल मेंबर ऑफ बीजेपी, एक सक्रिय जागरूक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, मेरा राज्य प्रथम है, और इस देश की 140 करोड़ जो हमारी जनता, जो कि जनार्दन है, वो प्रथम है। मैंने इसको इसलिए टेकअप किया। बहुत शुक्रिया। प्लीज, थैंक यू। तो ये थे रविंद्र जुगरान। देखिए, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। मसूरी में पिछले 2-3 महीनों से लगातार मैदान में उतरे हुए थे। मुद्दा क्या था? वही जो एक ग्लोबल मुद्दा है दुनिया के लिए। लेकिन अच्छा लगता है कि उत्तराखंड में 7 मोड़, जैसे 7 मोड़ वाले मामले में भी आप NHAI के अधिकारियों से अभी मिलकर आए हैं, कुछ उस पर भी आगे बात रखेंगे जरूर। पेड़ नहीं कटने चाहिए, वनस्पति नष्ट ना हो, अवैध खनन ना हो, बेवजह अवैध प्लॉटिंग न की जाए, सड़कों को जबरन चौड़ा करने के नाम पर अगर हम सैकड़ों हजारों पेड़ काट देंगे तो हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा। देहरादून के चारों ओर बचा ही क्या है, 20 देहरादून कंक्रीट बन गया है, और किनारे जो बचा हुआ जंगल है, मसूरी की तरफ चले जाइए, रायपुर चले जाइए, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसे बचाने की मुहिम के साथ पहली दफ़ा इस तरह से कि एक प्रत्याशी जो कि दावेदार हैं मसूरी से, वो कह रहे हैं कि पहले पर्यावरण संरक्षण की मैं बात करूंगा, धरातल पर मुद्दे उठाऊंगा। बड़ी बात आज उन्होंने कह दी कि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। नहीं, अगर जनता से जुड़े मुद्दे हैं तो इनका ये कहना है कि बीजेपी मेरे पीछे खड़ी है। ये अच्छी बात है। और जहां तक इन्होंने मुद्दे बताए, 10 से 12 मामले ऐसे हैं पेड़ कटान के, अवैध कंस्ट्रक्शन के, और वो उन पर क्या फॉरेस्ट कार्रवाई करता है। लेकिन जुगरान कह रहे हैं, पहले से जाने जाते हैं हाईकोर्ट दौड़ने के लिए, कई जनहित याचिकाएं इनकी हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय जिन पर आए और वो मुकाम तक पहुंची हैं, तो ये मामला भी बड़ा होने वाला है। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेमबट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।